आर्टिकल 18 कहता है कि उपाधियों का अंत। आर्टिकल 18 कहता है कि उपाधियों का अंत। अब हम इसे अपनी लैंग्वेज में समझते हैं कि उपाधियों का अंत है क्या। राज्य किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की उपाधि, शैक्षिक और सैन्य उपाधि को छोड़कर नहीं दी जा सकती। राज्य किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं दे सकता, लेकिन किसी भी प्रकार की कहा गया है यहाँ पर। तो शैक्षिक और सैन्य को छोड़कर भारत रत्न, पद्म विभूषण ये उपाधि नहीं है, ये एक पुरस्कार है। आप समझे कि भारत रत्न या पद्म विभूषण ये एक उपाधि है, ये उपाधि नहीं है, ये एक पुरस्कार है, तो इसे न चुने इसमें। ओके। राज्य किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं दी जा सकती। राज्य के किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं दी जा सकती, लेकिन शैक्षिक उपाधि दी जा सकती है और सैन्य उपाधि दी जा सकती है। कोई भारतीय नागरिक बिना राष्ट्रपति की अनुमति के विदेशी उपाधि नहीं रख सकता। आर्टिकल 18 कहता है कि राज्य के किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं दी जा सकती और कोई भारतीय नागरिक बिना राष्ट्रपति की अनुमति के विदेशी उपाधि नहीं रख सकता, लेकिन शैक्षिक और सैन्य को छोड़कर शैक्षिक और सैन्य उपाधि रख सकता है। और देखने वाली बात यह है कि भारत रत्न और पद्म विभूषण जो है, भारत रत्न और पद्म विभूषण जो है, ये एक उपाधि नहीं है, ये एक पुरस्कार है। क्योंकि ज्यादातर लोग इसे एक उपाधि ही समझते हैं, भारत रत्न को और पद्म विभूषण को, लेकिन ये उपाधि नहीं है, ये पुरस्कार है। ओके। और यहाँ पर समानता का अर्थ बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर समानता का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि प्रतिभाशाली व्यक्तियों का सम्मान ना किया जाए। समानता का जो अर्थ है ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो व्यक्ति प्रतिभाशाली है, समानता के चक्कर में उनका सम्मान ना किया जाए। बालाजी राघवन वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें उपाधि और पुरस्कार में अंतर करना चाहिए। उपाधि और पुरस्कार में अंतर करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि व्यक्ति के द्वारा इन पुरस्कारों का प्रयोग अपने नाम के साथ नहीं किया जा सकेगा, लेकिन फिर भी हम लोग कर रहे हैं क्योंकि देश में इसके विरुद्ध कोई कानून नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कौन से वाद में? बालाजी राघवन वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें जो है उपाधि और पुरस्कार के बीच में अंतर करना चाहिए, और साथ में ये भी कहा कि व्यक्ति के द्वारा इन पुरस्कारों का प्रयोग, जो ये पुरस्कार है, अपने नाम के साथ नहीं करना चाहिए, लेकिन आज भी लोग कर रहे हैं क्योंकि इसके विरुद्ध देश में कोई कानून ही नहीं है। कलाकारों को देश काल की सीमा से नहीं बांधा जा सकता है। कलाकारों को जो है वो देश काल की सीमा से नहीं बांधा जा सकता है। ओके। जैसे कि हमने कहा था कि 14 से 18 समान है, यानी समानता का अधिकार जो था वो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक था, लेकिन हम 18 तक पढ़ चुके हैं, तो अब आएगा आर्टिकल 19। और मेरी ट्रिक थी कि 1922 में स्वतंत्रता मिली, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि आर्टिकल 19 और आर्टिकल 22 तक, आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। अब ये किस तरह से है, हम इसे देखते हैं। पहले हमने देखा कि आर्टिकल 18 और 15 इन सब में 18 का 1, 18 का 2, 18 का 3 इस तरह से आर्टिकल जुड़े हुए थे। इसी तरह हम देख सकते हैं कि आर्टिकल 19 में कुछ ज़्यादा ही जुड़े हुए हैं। आर्टिकल 19 का 1 और 19 का 1 में भी 19 का 1 का ए और 19 का 1 का बी और 19 का 1 का सी, 19 1 का डी, 19 1 का ई, 19 1 का एफ, 19 1 का जी। मतलब आर्टिकल 19 1 के अंदर भी 7 आर्टिकल और जुड़े हुए हैं। फिर आर्टिकल 19 1 के बाद आता है 19 का 2। इस तरीके से ये आर्टिकल अपने आप में काफी बड़ा हो जाता है। आर्टिकल 19 हम सबसे पहले पढ़ेंगे आर्टिकल 19 1 को, और 19 1 के अंदर भी 19 1 के ए को पढ़ेंगे, फिर बी को पढ़ेंगे, फिर सी को, इस तरीके से पढ़ेंगे। ओके। हम देखते हैं आर्टिकल सबसे पहले 19 1 का ए। इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, झंडा लहराने की स्वतंत्रता, पुतला जलाने की, आरटीआई करने की, प्रेस की स्वतंत्रता आदि इसमें शामिल है। और इसी के तहत व्यावसायिक विज्ञापन हम अपने लगा सकते हैं। फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार, मतलब कोई हमारा फोन टैप नहीं कर सकता।
सरकारी गतिविधियों की जानकारी का अधिकार, मतलब सरकार क्या गतिविधियां कर रही है। शांति का अधिकार, किसी अखबार पर पूर्व प्रतिबंध के विरुद्ध अधिकार, मतलब कोई अखबार है, किसी की क्या लिखा हुआ है कि किसी अखबार पर पूर्व प्रतिबंध का विरुद्ध अधिकार, मतलब अखबार छपने से पहले उस पर प्रतिबंध नहीं लग सकता। प्रदर्शन करना एवं विरोध करने का अधिकार, लेकिन हड़ताल का नहीं है। हम प्रदर्शन कर सकते हैं किसी बात को लेकर, विरोध कर सकते हैं लेकिन हड़ताल नहीं कर सकते। यह हमारा आर्टिकल 19 एक का ए हो जाता है। अब एक का बी पढ़ेंगे। बी कहता है बिना हथियार सभा करना, मतलब आप सभा कर सकते हो कोई भी, लेकिन उसमें हथियार का यूज ना हो। फिर आर्टिकल सी कहता है इसी का, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, आप कोई भी ग्रुप बना सकते हो लेकिन देश विरोधी ना हो, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। और आर्टिकल इसका सी के बाद डी कहता है बिना रोक टोक चारों तरफ घूमने की स्वतंत्रता, मतलब आप अपने देश के अंदर बिना रोक टोक के चारों तरफ घूम सकते हो। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन आ जाती है कि जहां पर सैन्य, मतलब जैसे सैन्य कमांड है, आप वहां नहीं जाओगे। जो देश, जहां से देश विरोधी गतिविधि की जा सकती है। वो आर्टिकल 19 का एक का ई कहता है, हमने डी पढ़ लिया। ई कहता है भारत में किसी भी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता, मतलब आप भारत के किसी भी क्षेत्र में बस सकते हो। और ई पढ़ लिया हमने, भारत में किसी भी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता। एफ कहता है संपत्ति का अधिकार, लेकिन ये जो संपत्ति का अधिकार था जो अब कानूनी अधिकार बन गया है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे 300 के काम में भेज दिया गया, ये अब नहीं है। ओके, अब जी देखते हैं। हमने एफ पढ़ लिया, जी देखते हैं। व्यवसाय आजीविका वृत्ति का अधिकार, मतलब आप कहीं पर भी व्यवसाय कर सकते हो लेकिन भारत के क्षेत्र में। ओके, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमने 19 का एक को पूरा पढ़ लिया, क्योंकि 19 का एक का ए पढ़ लिया, बी पढ़ लिया, सी पढ़ लिया, डी पढ़ लिया, ई पढ़ लिया, एफ पढ़ लिया, जी पढ़ लिया, यानी कि 19 का एक पूरा कंप्लीट पढ़ लिया हमने। अब 19 का 2 पढ़ेंगे। ओके, आर्टिकल 19 का 2 कहता है प्रतिबंध, राज्य वाक यानी बोलना एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है यदि देश की एकता और अखंडता का खतरा हो। 19 का 2 कहता है कि राज्य जो है वाक यानी बोलने पर और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है यदि देश की एकता तथा अखंडता खतरे में हो। किसी की अवमानना करना भी प्रतिबंध है, किसी की अवमानना करना भी जो है वो प्रतिबंध है। कुछ सदाचारों के विरुद्ध बोलना प्रतिबंध है, कुछ जो सदाचार है उनके विरुद्ध बोलना भी प्रतिबंध है। जिसने प्रतिबंध व्यक्ति पर है, जितने व्यक्ति पर प्रतिबंध है ना, जितने प्रतिबंध जो व्यक्ति के ऊपर है उतने ही प्रतिबंध प्रेस के ऊपर भी है। अब होता क्या है कि प्रेस के ऊपर 2 तरह के होते हैं, एक तो सेंसर, एक पूर्व सेंसर। सेंसर में क्या होता है कि प्रकाशन से पहले अनुमति लेनी होती है। अगर प्रेस कोई आर्टिकल छाप रहा है तो आर्टिकल छापने से पहले जो है वो अनुमति लेनी पड़ती है। और पूर्व सेंसर में क्या होता है कि किसी निश्चित मुद्दे पर सामग्री के प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा देना। मतलब कोई एग्जाम्पल में, कोई भी फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे एग्जाम्पल ले सकता हूँ, मणिपुर हिंसा ले लेता हूँ एग्जाम्पल। अगर सरकार चाहे कि मणिपुर हिंसा पर प्रकाशन पर जो है एक बैन कर दे कि कोई इस पर प्रकाशन नहीं करेगा, मतलब कोई इस पर आर्टिकल्स नहीं लिखेगा, तो ये पूर्व सेंसर कहलाएगा। ओके, तो हम आर्टिकल 19 का 2 कह सकते हैं, ये प्रतिबंध से संबंधित है कि राज्य वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है यदि देश की एकता तथा अखंडता को खतरा हो। किसी की अवमानना करना भी प्रतिबंध है। कुछ जो सदाचार है उनके विरुद्ध बोलना भी प्रतिबंध है। जितने प्रतिबंध व्यक्ति पर है इतने ही प्रेस पर है, लेकिन प्रेस पर 2 तरह से हो जाते हैं, एक सेंसर, एक पूर्व सेंसर। सेंसर का मतलब होता है कि प्रकाशन से पहले अनुमति लेना, कोई भी आप प्रकाशन छाप रहे हो उससे पहले आपको अनुमति लेनी होगी। और पूर्व सेंसर का मतलब होता है किसी भी निश्चित मुद्दे पर सामग्री के प्रकाशन पर ही पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देना। ओके,
अब हम देखेंगे कि 19 का 1 के अंदर ए से लेके जी तक हम 7 वो पढ़ चुके हैं, 19 का 2 पढ़ चुके हैं, अब आएगा 19 का 3। ओके, तो आर्टिकल 19 का 3 कहता है कि एकता अखंडता के आधार पर शांति भंग करने की आशंका के आधार पर राज्य इस अधिकार पर प्रतिबंध लगा सकता है। ये जो अधिकार है आर्टिकल 19 के, अगर एकता और अखंडता के आधार पर अगर शांति भंग होने की आशंका है तो राज्य इस पर प्रतिबंध लगा सकता है। आर्टिकल 19 का 4 कहता है कि देश की एकता और अखंडता के आधार पर, देश की एकता और अखंडता के आधार पर लगा सकता है राज्य प्रतिबंध। ओके, अब आर्टिकल 19 का 5 कहता है लोकहित एवं लोक व्यवस्था के आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ये जो मैं आर्टिकल 19 के 1 में आर्टिकल 19 के 1 में जो ए से लेकर जी तक के अधिकार हैं, ये उनकी बात चल रही है। अगर देश की एकता तथा अखंडता का आधार हो, मतलब देश की एकता तथा अखंडता पर खतरा हो, तो 19 के 4 के अकॉर्डिंग इस पर रोक लगाई जा सकती है। और आर्टिकल 19 के 5 कह रहा है कि लोकहित और लोक व्यवस्था का आधार पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है उन अधिकारों पर। तो आर्टिकल 19 का 6 कहता है आदिवासियों के क्षेत्र में बसने पर प्रतिबंध है। जैसे कि हम पिछले आर्टिकल्स में पढ़ चुके हैं कि भारत के किसी भी क्षेत्र में बसने का अधिकार है हमें, लेकिन आर्टिकल 19 का 6 कह रहा है कि आर्टिकल 19 का 6 कह रहा है कि आदिवासियों के क्षेत्र में आप नहीं बस सकते, प्रतिबंध है आदिवासियों के क्षेत्र में बसना। ओके, आर्टिकल 19 का 7 कह रहा है कि सरकार इसके लिए एक न्यूनतम योग्यता का निर्धारण करेगी। सरकार इसके लिए क्या करेगी? एक न्यूनतम योग्यता का निर्धारण करेगी। सरकार किसी उद्योग के संचालन से निजी व्यक्ति को प्रतिबंधित कर सकती है। मतलब जैसे कि हमने कहीं पर भी व्यापार करने का जो अधिकार पड़ा था अभी आर्टिकल 19 में, 19 के 1 में, तो सरकार उसमें भी प्रतिबंधित कर सकती है 19 के 7 के अकॉर्डिंग। जैसे कि रेलवे, परमाणु, जैसे कि परमाणु परीक्षण होते हैं, परमाणु बम होते हैं, परमाणु से संबंधित जो मतलब खतरनाक काम है, परमाणु एग्जाम्पल, रेलवे, सेना, ऐसे भी काम है जिसमें सरकार प्रतिबंधित कर सकती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप इसका कारोबार नहीं कर सकते। जैसे कि रेलवे को मैं सोचूं कि रेल गाड़ी खरीद लूं और अपना कारोबार शुरू कर दूं, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। परमाणु रिएक्टर लगा दूं तो नहीं कर सकता मैं, परमाणु भट्टी लगा दूं तो नहीं कर सकता मैं। तो ये जो मैं इस तरीके से कह सकता हूं कि आर्टिकल 19 का 1 हमें 7 प्रकार के अधिकार देता है, लेकिन जो 7वां जी है उसे प्रतिबंधित कर दिया, क्योंकि उसे समाप्त कर दिया, क्योंकि उस कानूनी अधिकार जो संपत्ति का अधिकार है 7 के जी में, उसे 300 के का में भेज दिया गया है। इस तरह से मैं बोल सकता हूँ पूरी तरीके से कि जो 6 अधिकार दे रखे हैं हमें आर्टिकल 19 के 1 में A B C D E F तक, उन अधिकारों को भी प्रतिबंधित किया जा सकता है। किन अधिकारों के अकॉर्डिंग? किस आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग? आर्टिकल 2, 19 का 2, 19 का 3, 19 का 4, 19 का 5, 19 का 6, 19 का 7। मतलब 7, एक तरफ तो 7 अधिकार दे रखे हैं हमें 19 में, 19 के 1 में, और वहीं पर 19 का 2, 3, 4, 5, 6, 7 हमें उन्हीं अधिकारों से प्रतिबंधित भी कर सकते हैं। लेकिन कब प्रतिबंधित कर सकते हैं? ये आर्टिकल्स के अंदर दिया हुआ है। जैसे 5 लोकहित और लोक व्यवस्था के आधार पर, 6 आदिवासियों के क्षेत्र में बसने पर, 7 जैसे रेलवे और परमाणु से संबंधित कारोबार करने पर। तो हमने देखा कि हम आर्टिकल 19 को पूरी तरह से पढ़ चुके हैं। अब आर्टिकल 19 जब पढ़ चुके हैं तो अब आएगा आर्टिकल 20। तो आर्टिकल 20 की हमारी जो ट्रिक थी वो थी 20 गलती की 1 सजा। 20 गलती की 1 सजा, मतलब आर्टिकल 20 में सजा का प्रावधान है। ओके, मैं देख सकता हूं ऊपर आर्टिकल 20 में 3 प्रकार की स्वतंत्रता है। पहला 20 का 1, 20 का 2, 20 का 3। जिस तरीके से हम देखते आए हैं कि आर्टिकल्स के अंदर भी आर्टिकल्स होते हैं, आर्टिकल 20 का 1, 20 का 2 और 20 का 3। ये थोड़ा ऊपर नीचे लिख दिया है, लेकिन लाइन से आप पढ़ सकते हैं 20 का 1, 20 का 2, फिर सबसे नीचे 20 का 3। तो 20 का 1 कहता है कि सजा उस समय के कानून पर होगी, ना कि बाद में, ना कि पहले पर। अब जैसे कि मैं इसे समझाने के लिए बोलूं, जैसे कि इस समय
सजा उस समय के कानून पर होगी, ना कि पहले ना कि बाद में। अब माना कि इस समय मर्डर की सजा 1 साल है, मर्डर करने की जो सजा है वो 1 साल है, और मैं मर्डर कर देता हूं तो मुझे सजा क्या होगी, 1 साल। अब ऐसा नहीं है कि सरकार क्या करे कि मेरे मर्डर करने के 1 साल बाद कानून बनाती है और कह देती है कि मर्डर की सजा 20 साल है, तो मुझे उस 20 साल की सजा दी जाए। या पहले कानून था कि मर्डर की सजा 40 साल है, मर्डर करने से पहले जो कानून था 40 साल है, तो मुझे 40 साल की सजा दी जाए। तो ऐसा नहीं होगा। जिस समय सजा जो होगी, जिस समय क्राइम होगा, उसी का समय जो कानून उपलब्ध है उसके अकॉर्डिंग ही सजा होगी। सजा उस समय के कानून पर होगी। जो मैंने अब क्राइम किया है, जो क्राइम कर दिया मैंने, तो इस समय जो कानून लागू है उसी कानून के अकॉर्डिंग सजा होगी, ना कि पहले बनाए हुए कानून पर और ना कि बाद में बनाए गए कानून पर होगी। तो आर्टिकल 20 का 1 कहता है कि सजा उस समय के ही कानून पर होगी, ना पहले के कानून पर ना बाद के कानून पर। अब आर्टिकल 20 का 2 कहता है कि एक गलती की एक सजा। एक गलती की एक सजा मतलब एक क्राइम किया है मैंने कोई, तो उसकी सजा एक बार ही होगी, ना कि एक बार के ज्यादा कर दे कि एक बार मैं सजा काट आया फिर उसी क्राइम की सजा मैं दोबारा काटने जा रहा हूं। तो ऐसा नहीं होगा। अगर एक क्राइम किया है तो सजा भी एक होगी। एक गलती की एक सजा। ओके। अब 20 का 3 देख सकते हैं। सजा के बाद कैदी को संरक्षण मिलेगा। आर्टिकल 20 का 3 कहता है कि सजा के बाद कैदी को संरक्षण मतलब किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। कोर्ट के अंदर ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति है वो अपने ही विरुद्ध गवाही दे, इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अब हम देखते हैं कि हम आर्टिकल 20 को दोबारा देखते हैं। इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान है। आर्टिकल 20 का 1 कहता है कि सजा उस समय के कानून पर होगी, ना कि पहले बनाए गए कानून पर और ना कि बाद के बनाए गए कानून पर। आर्टिकल 20 का 2 कहता है कि एक गलती की एक सजा मतलब अगर गलती एक की है तो उसकी सजा भी एक होगी। आर्टिकल 20 का 3 कहता है कि सजा के बाद कैदी को संरक्षण भी दिया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ओके। हम 20 तक आर्टिकल्स पढ़ चुके हैं। आर्टिकल 21 है। तो आर्टिकल 21 क्या कहता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, हम इन पॉइंट्स को पढ़ते हैं क्योंकि आर्टिकल्स काफी लंबा है ये। राज्य के द्वारा किसी भी व्यक्ति को विधि के द्वारा यानी कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही उसके जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता में मतलब शारीरिक स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा। राज्य के द्वारा किसी भी व्यक्ति को कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही उसके जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा। मतलब कोई सोचे कि मैं सुसाइड कर लूं तो सुसाइड भी नहीं कर सकता कोई, क्योंकि दैहिक स्वतंत्रता है। मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद 1978 में न्यायालय ने पहली बार माना कि आर्टिकल 21 में प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता में वे समस्त तत्व शामिल हैं जो व्यक्ति को पूर्ण बनाने में सक्षम है। न्यायपालिका ने इस बात पर बल दिया कि जीवन का जो अधिकार है मात्र पशु तुल्य मतलब पशु की तरह जीवन स्वीकार नहीं होगा। जीवन का जो मतलब अधिकार है एक जानवर की तरह जीवन का अधिकार स्वीकार नहीं होगा, बल्कि एक इंसान की मानव होने के नाते सम्मान पूर्वक जीवन होना चाहिए। मतलब एक जानवरों की तरह जीवन नहीं होना चाहिए, पशु तुल्य जीवन नहीं होना चाहिए, एक सम्मानपूर्ण जीवन होना चाहिए, एक इंसान की तरह मानव की तरह जीवन होना चाहिए। न्यायपालिका के अनुसार आर्टिकल 19 और 21 एक दूसरे के पूरक है। जैसे कि आर्टिकल 19 और 21 जो है वो एक दूसरे के पूरक क्यों है? क्योंकि आर्टिकल 19 भी स्वतंत्रता देता है व्यक्ति को पूरी तरह से, एक मानवीय रूप में स्वतंत्रता देता है। आर्टिकल 21 भी यही करता है। आर्टिकल 21 क्या करता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता देता है, मतलब जीने का अधिकार देता है हमें। इसलिए जीवन के अधिकार में स्वतंत्रता का अधिकार 19 जो है, आर्टिकल 19 जो है स्वतंत्रता का अधिकार स्वाभाविक रूप से सम्मानित हो जाता है। मतलब आर्टिकल 21 और 19 दोनों मिल जाते हैं, क्योंकि आर्टिकल 21 जीने का अधिकार देता है तो आर्टिकल 19 कहता है कि किस तरह जीते हैं, मानव की तरह। तो आर्टिकल 19 और 21
स्वाभाविक रूप से सम्मानित हो जाते हैं। न्यायपालिका ने इस संदर्भ में विधि की उचित प्रक्रिया का सिद्धांत माना। न्यायपालिका ने इस संदर्भ को विधि की उचित प्रक्रिया का सिद्धांत माना। अब देखते हैं न्यायिक सक्रियता का प्रारंभ। न्यायिक सक्रियता का प्रारंभ मेनका गांधी वाद से ही माना जाता है। जो न्यायिक सक्रियता का जो प्रारंभ है वो मेनका गांधी वाद से ही माना जाता है। इसमें न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किया मेनका गांधी वाद में? प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत। ओके, हम देखते हैं कि प्राकृतिक न्याय है क्या। तो इसमें 3 पॉइंट आते हैं। विधि के उल्लंघन के पश्चात ही दंडित किया जाएगा। मतलब अगर कोई व्यक्ति क्राइम कर देता है ना, तो उसके बाद ही उसे दंडित किया जाएगा। उसे पक्ष रखने का मौका दिए बगैर दंडित नहीं किया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई क्राइम हो गया, उससे पूछे बगैर ही उससे वो अपनी बात भी न रख सके और उसे दंडित कर दिया जाए। तो इसका कहने का मतलब यह पक्ष रखने का मौका दिए बगैर उसे दंडित नहीं किया जाएगा। और दंड देने वाली जो संस्था होगी वो आधिकारिक ऑफिशियल होगी। ये नहीं कि कोई क्राइम, माना सामने वाले ने क्राइम किया और उसकी सजा, उस क्राइम की सजा फांसी है तो मैं खुद उसे फांसी के ऊपर लटका दूं, ऐसा नहीं होगा। एक आधिकारिक संस्था ही फांसी देगी, जैसे कि भारत का सुप्रीम कोर्ट हो गया। तो इसे हम एक बार प्राकृतिक न्याय को और देख लेते हैं। प्राकृतिक न्याय में 3 पॉइंटों को जोड़ा गया है। विधि के उल्लंघन के पश्चात ही दंडित किया जाएगा, मतलब क्राइम करने के बाद ही दंडित किया जाएगा। और क्राइम करने वाले को पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि बिगर मौका दिए उसे दंडित कर दिया जाए, अपना पक्ष ही ना रख पाए वो। और दंड देने वाली जो संस्था होगी वो ऑफिशियल यानी आधिकारिक होगी, जैसे सुप्रीम कोर्ट वगैरह। ये नहीं कि मैं खुद सजा दे दूं। ओके, इसके बाद देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय ने मेनका गांधी मामले में अपने फैसले को दोबारा से स्थापित किया। सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी मामले में अपने फैसले को दोबारा से स्थापित किया। इसमें आर्टिकल 21 के भाग के रूप में निम्न अधिकारों की घोषणा की। जो आर्टिकल 21 है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसके भाग के रूप में कुछ अधिकारों को जोड़ा गया, अधिकारों की घोषणा की। मतलब कि प्राण एवं दैहिक जो स्वतंत्रता है वो है क्या, इसके अंतर्गत कौन कौन से अधिकार आते हैं। तो अधिकारों को हम एक बार देख लेते हैं। जैसे कि पहला अधिकार है मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार। मतलब एक इंसानों की तरह, ये नहीं कि जानवरों की तरह जीने का अधिकार हो, एक मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार। दूसरा है स्वच्छ पर्यावरण, प्रदूषण रहित जल और वायु में जीने एवं हानिकारक लोगों के विरुद्ध सुरक्षा। मतलब स्वच्छ पर्यावरण में जीने का अधिकार। और इसी के साथ स्वच्छ पर्यावरण में क्या जाता है, जल तथा वायु। तो सरकार हमें क्या करेगी, ये हमारा मौलिक अधिकार है कि स्वच्छ जल प्रोवाइड कराएगी और स्वच्छ वायु प्रोवाइड कराएगी। अब आपने देखा होगा कि जो गाड़ियां प्रदूषण फैलती है, छोड़ती है, धुआं छोड़ती है गाड़ियां, पुलिस उसका चालान कर देती है। उन गाड़ियों का चालान वो इसीलिए करती है ताकि वो वायु में प्रदूषण ना फैलाए, क्योंकि हमारा बिना प्रदूषण की वायु लेने का अधिकार है, मौलिक अधिकार है ये हमारा। स्वच्छ जल और स्वच्छ वायु का हमारा एक मौलिक अधिकार है कि हम सरकार से लें, इसलिए चालान कर देती है पुलिस जो गाड़ियां प्रदूषण फैलाती है। इसके बाद जीवन रक्षा का अधिकार यानी सेल्फ डिफेंस का अधिकार दिया जाता है। अगर कोई ऐसी परिस्थिति है या कोई ऐसा जानवर है जो हम पर जानलेवा हमला कर देता है और उससे हमारी मृत्यु हो सकती है, तो उससे हम रक्षा कर सकते हैं, अपनी सेल्फ डिफेंस का अधिकार जिसे कहा जाता है। और चौथा है हमारा निजता का अधिकार। निजता के अधिकार में क्या है कि प्राइवेसी, इसके अधिकार के अकॉर्डिंग कोई हमारी टैप रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता, फोन रिकॉर्डिंग, कोई भी हमारा निजी मामला है वो उसे सार्वजनिक नहीं कर सकता। ये हमारा चौथा निजता का अधिकार हो जाता है। ओके, जिस तरीके से हमने ये 4 पढ़े और भी अगली स्लाइड में दिखाऊंगा मैं। पहला मानवीय प्रतिष्ठा, मतलब जीवन अच्छे से जीने का अधिकार मानवीय प्रतिष्ठा से। और दूसरा स्वच्छ जल और वायु तथा हानिकारक उद्योगों के विरुद्ध सुरक्षा, जैसे कि हमें सरकार स्वच्छ जल प्रोवाइड कराएगी, स्वच्छ वायु प्रोवाइड कराएगी, और साथ में जो ऐसे उद्योग हैं जिससे हानिकारक गैसेस वगैरह निकलती हैं उन पर रोक लगाएगी। और तीसरा जीवन रक्षा का अधिकार जो मैं बता चुका हूँ, सेल्फ डिफेंस। और चौथा निजता का अधिकार, जैसे कि हमारे कोई भी फोन की कॉल रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता क्योंकि ये हमारा निजता का अधिकार है। पांचवा देखते हैं आश्रय का अधिकार।
छठा देखते हैं हम स्वास्थ्य का अधिकार। इसी के तहत सरकार सरकारी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं वो खोलती है, क्योंकि स्वस्थ रहने का अधिकार है हमें। सातवां के तहत 14 वर्ष की उम्र तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, जो कि आर्टिकल 21 के ए के तहत 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया आर्टिकल 21 के ए में 14 वर्ष की उम्र तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। तो सरकार क्या करती है कि सरकारी स्कूल खोलती है, सरकारी स्कूल खोलती है सरकार, जिससे निःशुल्क शिक्षा प्राप्त की जा सके। ये भी हमारा मौलिक अधिकार है। और आठवां के तहत निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार। अगर हम कोई क्राइम कर देते हैं और हम पर वकील के पैसे नहीं होते करने के, तो कानूनी सहायता का अधिकार का मतलब ये होता है कि हमारे लिए एक गवर्नमेंट क्या करेगी, कोर्ट क्या करेगी कि एक सरकारी वकील प्रोवाइड करेगी हमारे लिए। अगर हम पे पैसा नहीं है अपना केस लड़ने के लिए, तो सरकार हमें सरकारी वकील देती है। किस कानून के तहत देती है, किस अधिकार के तहत देती है? वो निःशुल्क कानूनी सहायता के अधिकार के तहत। दवा क्या कहता है इसका? अकेले कारावास में बंद होने के विरुद्ध अधिकार। मतलब आपको जेल में ऐसा नहीं है कि किसी काल कोठरी में बिल्कुल अकेले बंद कर दिया जाए, सब लोगों के साथ बंद किया जाएगा। 10वां कहता है त्वरित सुनवाई का अधिकार। मतलब हाथ के हाथ सुनवाई का अधिकार। ऐसा नहीं है कि आपने कोई क्राइम किया और आपको 10 साल के लिए जेल में फेंक दिया गया कि 10 साल बाद सुनवाई होगी, तो ऐसा नहीं होगा। त्वरित सुनवाई मतलब तुरंत सुनवाई का अधिकार है। 11वां हथकड़ी लगाने के विरुद्ध, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार है आपका। 12वां अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध, आपके साथ कोई अमानवीय व्यवहार नहीं कर सकता। ओके, अब हम देखते हैं 14वां फांसी में देरी के विरुद्ध अधिकार है। 15वां विदेश यात्रा करने का अधिकार है। 16 बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध, बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध अधिकार है। 17वां हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। मतलब आपके साथ हिरासत में लेने के बाद शोषण नहीं किया जा सकता। 18वां आपातकालीन चिकित्सा सुविधा का अधिकार है। अगर आपको जैसे एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है कहीं पर भी, मतलब आपातकालीन स्थिति हो जाती है, तो चिकित्सा का अधिकार है आपको। ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं होगा जो आपकी चिकित्सा ना करे। 19 कहता है कि सरकारी अस्पताल में समय पर उचित इलाज का अधिकार है। 20 वह कहता है राज्य के बाहर ना जाने का अधिकार। मतलब आपको कोई राज्य के बाहर नहीं निकाल सकता। 21 कहता है निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार। मतलब सुनवाई जो होगी कानूनी तौर पर वो निष्पक्ष तरीके से होगी। अब हम देखते हैं, हमने यहाँ पर कुछ पॉइंट व्यू किए हैं। जानवरों को भी उत्पीड़न से सुरक्षा का अधिकार है। मई 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने एनिमल वेलफेयर बोर्ड की याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्णय दिया, जिसके आधार पर पोंगल और जल्लीकट्टू व ऐसे आयोजनों पर रोक लगा दी गई। पशुओं के साथ उत्पीड़न व्यवहार प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी एक्ट PCA 1960 के तहत प्रतिबंधित कर दिया गया। मतलब आप पशुओं के साथ उत्पीड़न नहीं कर सकते। और आर्टिकल 21 में यानी अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त शब्द जो है जीवन, इसको विस्तारित करते हुए जानवरों के जीवन को भी इसमें सम्मिलित किया गया। मतलब पहले व्यक्तियों का जीवन समझते थे, लेकिन इसको क्या करा कि इसे विस्तारित किया और इस जीवन में व्यक्तियों के साथ साथ जानवरों के भी जीवन को सम्मिलित कर दिया। साथ ही कहा कि जानवरों को भी उत्पीड़न मुक्त जीवन जीने का अधिकार है। मतलब ये जो आर्टिकल 21 है ये केवल व्यक्तियों के लिए नहीं, जानवरों के लिए भी है, क्योंकि जो जीवन का अधिकार है केवल व्यक्तियों का थोड़ा ही है। इसमें विस्तारित करते हुए कह दिया इसमें कि जानवरों के अधिकार को भी इसमें सम्मिलित कर दिया। तो अब जानवरों को भी उत्पीड़न मुक्त जीवन जीने का अधिकार है। अब देखते हैं कि जीवन के अधिकार में मृत्यु का अधिकार सम्मिलित नहीं है। कौन से वाद में? ज्ञान कौरवाद में। इसमें कहा गया कि जीवन का जो अधिकार है, जीवन के अधिकार में मृत्यु का अधिकार सम्मिलित नहीं है, ज्ञान कौरवाद में कहा गया। लेकिन इसमें दो बातें आ जाती हैं, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु और सक्रिय इच्छा मृत्यु। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु दी जा सकती है। निष्क्रिय जो इच्छा मृत्यु है वो तो दी जा सकती है, लेकिन सक्रिय इच्छा मृत्यु नहीं दी जा सकती। अब देखते हैं कि ये होती क्या है। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु वो होती है जो, जैसे कि कोई व्यक्ति वेंटिलेटर पर है तो वेंटिलेटर हटा दिया जाए तो उसकी मौत हो जाती है, तो वो मौत जो होगी वो निष्क्रिय इच्छा मृत्यु होगी।
वो मौत जो होगी वो निष्क्रिय इच्छा मृत्यु होगी। जैसे कोई व्यक्ति वेंटिलेटर पे है तो उसका वेंटिलेटर हटा दिया जाता है, उसकी फैमिली के जो लोग हैं वेंटिलेटर से हटाना चाहते हैं और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो निष्क्रिय इच्छा मृत्यु होगी। और सक्रिय इच्छा मृत्यु क्या होगी? तो सुप्रीम कोर्ट ने इसकी अनुमति नहीं दी है। इसके अंतर्गत दवाई या इंजेक्शन देकर व्यक्ति को जीवन समाप्त करने का अधिकार दिया जाता है। जैसे कि कोई व्यक्ति अपना जीवन को खत्म करना चाहता है, समाप्त करना चाहता है, मतलब सुसाइड करना चाहता है, तो वो इंजेक्शन या दवाई खाकर सुसाइड कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसकी अनुमति नहीं दी, इसे रोक लगा दी। तो निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की तो अधिकार है, मतलब निष्क्रिय इच्छा मृत्यु दी जा सकती है, जैसे वेंटिलेटर वगैरह से हटाकर, लेकिन सक्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति सुप्रीम कोर्ट नहीं देता है। ओके, जैसे कि हम पहले 21 तक पढ़ चुके, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार। अब 22वां कहता है कि कैदी के लिए जीवन की आवश्यकताओं का अधिकार। कैदी के लिए जीवन की आवश्यकताओं का अधिकार मतलब जो व्यक्ति कैद में है उसकी जीवन की क्या आवश्यकता है, जैसे कि हम कह सकते हैं जेल में टॉयलेट, खाना, सोना, ये सब इसके अंतर्गत आ जाएगा। 23 कहता है महिलाओं के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करने का अधिकार। 24 के तहत सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार, मतलब फांसी जो है वो सार्वजनिक स्थान पर नहीं दी जाएगी। 25 के तहत सुनवाई का अधिकार। 26 के तहत सूचना का अधिकार, मतलब किसी भी चीज की आप बिना सूचना दिए नहीं कर सकते। 27 के तहत प्रतिष्ठा का अधिकार। 28 के तहत दोष सिद्ध करने वाले न्यायालय आदेश से अपील का अधिकार। जैसे कि 28 में कहा गया कि दोष सिद्ध वाले न्यायालय आदेश से अपील का अधिकार, मतलब जैसे हाई कोर्ट में दोष सिद्ध हो गया तो हम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। यानी जैसे कि हम ये भी कह सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई हम पे क्राइम सिद्ध हो जाता है तो हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट जाते हैं, फिर हाई कोर्ट से क्या होता है कि हम सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। ये इसी अधिकार के अकॉर्डिंग जाते हैं हम। 19 कहता है कि सामाजिक सुरक्षा एवं परिवार का संरक्षण का अधिकार। मुझे लगता है कि ये चीज़ें इतने समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप खुद समझ सकते हो। 30 कहता है सामाजिक एवं आर्थिक न्याय एवं सशक्तिकरण का अधिकार। 31 कहता है बार कैटर्स के विरुद्ध अधिकार। 32 कहता है जीवन बीमा पॉलिसी के विनियोग का अधिकार। 33 कहता है सोने का अधिकार। अब ये सोना कौन सा वाला है? ये गोल्ड नहीं है, ये जो हम रात में सोते हैं वाला सोना है। मतलब आप पर सोने का अधिकार है, ऐसा नहीं है कि आपको कैद में डाल दिया आपको सोने ही ना दिया जाए। यह इसके अकॉर्डिंग आपको कोई सोते में उठा भी नहीं सकता क्योंकि सोने का अधिकार है आप पर। 34 कहता है शोर प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार, मतलब जैसे कि आप देखते हैं कि कोई भी 10 बजे के बाद में पुलिस जो होती है इलाके के जो दुकानें और जो शोर शराबा करने वाली चीज़ें होती हैं जैसे डेग डिब्बे और डीजे वगैरह कह सकते हैं हम, इस पर रोक लगा देती है, मतलब चलने नहीं देती। वो इसी के तहत नहीं चलने देती क्योंकि हम पर शोर और प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार है। और आपने देखा होगा कि जो ऐसे उद्योग हैं जो प्रदूषण फैला रहे हैं उन पर भी रोक लगा दी जाती है। उन्हें एक ऐसे क्षेत्र में भेज दिया जाता है जहाँ पर प्रदूषण करे तो मानव पर कोई इतना प्रभाव ना पड़े। तो शोर और प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार। विद्युत का अधिकार, मतलब बिजली जो होती है आप देख सकते हो इसका अधिकार। तो आपने देखा कि आर्टिकल 21 में कितने सारे अधिकार हमने पढ़े अभी अभी। तो आर्टिकल 21 और 19 हमें जीने का अधिकार देता है। आर्टिकल 21 हमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता देता है, मतलब हमारी बॉडी से रिलेटेड। तो आर्टिकल 19 हमें स्वतंत्रता, जो हमारे शरीर को एक स्वतंत्रता चाहिए हर जगह घूमने की फिरने की, मतलब एक मानव प्रतिष्ठा के साथ जीने का जो अधिकार है वो 19 देता है। तो हम देख सकते हैं कि आर्टिकल 19 और 21 सबसे ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन अनुच्छेद 20 व 21 को आपातकाल के दौरान यानी इमरजेंसी के दौरान भी नहीं रोका जा सकता। अतः इसे सब शक्तिशाली मूल अधिकार, सबसे जो शक्तिशाली मूल अधिकार कहा जाता है वो आर्टिकल 20 और 21 को कहा जाता है। क्योंकि होता क्या है कि आर्टिकल 19 अगर जैसे इमरजेंसी लग जाती है तो आर्टिकल 19 पर भी रोक लग जाती है कि आप कहीं घूम नहीं सकते, सब कुछ नहीं कर सकते। लेकिन होता क्या है कि आर्टिकल 20 और 21 तो ऐसे मूल अधिकार है जहां इमरजेंसी लग भी जाए तो भी इन मूल अधिकारों को नहीं रोका जा सकता। ओके, हम आर्टिकल 21 को पढ़ चुके हैं। अब आता है आर्टिकल 22, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंद से संरक्षण, मतलब निवारक निरोध संरक्षण। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति को पर अगर पुलिस को शक हो कि ये कोई क्राइम कर सकता है
तो वो उसे पहले ही नज़रबंद कर सकती है। निवारक नज़रबंद मतलब क्राइम करने से रोकने के लिए नज़रबंद कर सकती है। ओके, जैसे कि इसमें कहा गया कि इसमें गिरफ्तारी और नज़रबंदी से संरक्षण है। गिरफ्तारी और नज़रबंदी से किसमें? आर्टिकल 22 में। तो हम पहले देखते हैं कि गिरफ्तारी और नज़रबंदी में डिफरेंस क्या है। गिरफ्तारी जब होती है जब कोई व्यक्ति क्राइम कर देता है, और नज़रबंद ये होता है कि क्राइम करने से पहले व्यक्ति को क्राइम करने से बचाना। गिरफ्तारी कब होती है? जब व्यक्ति क्राइम कर देता है, और जब क्राइम किया नहीं है, अगर पुलिस को शक हो जाए कि क्राइम करने वाला है, तो उस व्यक्ति को नज़रबंद करती है पुलिस, ताकि ये क्राइम ना कर सके। जैसे हम पढ़ते आए हैं कि आर्टिकल्स के अंदर भी आर्टिकल्स होते हैं, तो इसी तरह 22 के अंदर भी आर्टिकल्स है। 22 का 1, 22 का 2, 22 का 3, 22 का 4, 22 का 5, इस तरीके से इसमें भी आर्टिकल्स दिए हुए हैं। तो 22 का 1 कहता है कि एक सामान्य कानून के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को कारण बताना होगा। मतलब आप जब उसे गिरफ्तार करोगे किसी व्यक्ति को, तो ये बताना होगा कि आप गिरफ्तार कर क्यों रहे हो। 22 का 1 कहता है कि कारण बताना होगा गिरफ्तारी के लिए। और 22 का 2 क्या कहता है? 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करना होगा। 22 का 2 कहता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करना होगा। लेकिन होता क्या है कि इसमें जो छुट्टी का दिन होता है और जाने का जो मतलब रास्ते का जो समय है, इसे नहीं जोड़ा जाता। 24 घंटे के अंदर छुट्टी के दिन को और जो रास्ते का समय है कोर्ट में ले जाने का, उसे नहीं जोड़ा जाता। और 24 घंटे के अंदर व्यक्ति को कोर्ट में पेश करना होता है। 22 का 1 कह रहा है कि कारण बताना होगा गिरफ्तारी का, और 22 का 2 कह रहा है कि 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करना होगा। तो पुलिस के पास क्या होता है? 24 घंटे, और अगर बीच में कोई छुट्टी पड़ गई तो छुट्टी का दिन और कोर्ट जाने का समय, ये पुलिस के पास टाइम होता है। ओके, अब हम देखते हैं कि जो 22 का 3 है, 22 का 2 पढ़ चुके हैं, 22 का 3 है, ये एक अपवाद है। अब अपवाद है क्यों? ये दंडात्मक निरोध के विरुद्ध संरक्षण के अधिकार का अपवाद है। इसके अनुसार ये सुरक्षा उपाय के लिए उपलब्ध नहीं। कोई व्यक्ति जो शत्रु देश का हो, यह ऐसा व्यक्ति जिसे निवारक निरोध कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है। ओके, अब 22 का 4 देखते हैं। यह अपवाद क्यों है मैं ये बता चुका हूं। अब 22 का 4, 22 के 4 से लेकर 22 के 7 तक क्या है? निवारक नज़रबंदी का कानून है। तो मैंने क्या किया कि 22 का 4 और 5 ये एक साथ ना पढ़कर, मतलब नंबर से ना पढ़कर, मैंने एक ही उसमें 22 के 4 से लेकर 22 के 7 तक के प्रावधान दे दिए। ओके, तो निवारक नज़रबंदी में होता क्या है कि बंदी को कारण बताया जाएगा, अपने पसंद का वकील से परामर्श लेने का अधिकार होगा। यदि राष्ट्रीय एकता व अखंडता का मामला हो तो कारण को छुपाया जा सकता है। यदि 3 माह से ऊपर, मतलब 3 महीने से ऊपर किसी को नज़रबंद रखना है, तो एक समिति की अनुशंसा अवश्य होगी, और उस समिति का जो अध्यक्ष है वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होगा। सांसद विधि निर्माण करके बंदी पर लगाए गए लोगों की अधिकतम सजा का निर्धारण कर सकती है। संसद क्या कर सकती है? संसद विधि का निर्माण करके बंदी पर लगाई गई अधिकतम सजा का निर्धारण कर सकती है लोगों की। ओके, और इसमें साथ में क्या कहा गया कि ऐसे विधि के निर्माण की जो शक्ति है वो संघ और राज्य दोनों के पास है। ओके, अब हम देखते हैं कि नज़रबंद कानून जो थे वो कौन कौन से आए। निवारक निरोध अधिनियम 1950, ये भारत का पहला निवारक निरोध अधिनियम था। 31 दिसंबर 1972 ईस्वी में इसे खत्म कर दिया गया। ओके, इसके बाद मीसा आया। मीसा यानी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971। इसका सर्वाधिक दुरुपयोग जो है वो इंदिरा गांधी ने किया था, जिस कारण 1978 ईस्वी में जनता पार्टी की सरकार ने इसे समाप्त कर दिया। और कब किया था? इमरजेंसी के दौरान इसका दुरुपयोग सबसे ज्यादा इंदिरा गांधी ने किया था, मीसा का। 1978 ईस्वी में जनता पार्टी की सरकार ने इसे समाप्त कर दिया। इसके बाद आता है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA, जिसे हम रासुका भी बोलते हैं। रासुका कैसे बोलते हैं? राष्ट्रीय का रा, सुरक्षा का सा और कानून का का, रासुका, जिसे NSA भी कहा जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है, इसे 1980 ईस्वी में लेके आया गया था। वर्तमान में जो सबसे जो खतरनाक है वो यही कानून है।
वर्तमान में ये सबसे खतरनाक कानून है। इसके तहत पुलिस सीधे इनकाउंटर कर देती है ज्यादातर मामलों में। ओके, इसके बाद 1985 ईस्वी में टाडा लेके आया गया। टाडा, टेररिस्ट एंड डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटीज। टाडा 1985 ईस्वी में आतंकवादियों के विरुद्ध लेके आया गया था। पंजाब के आंतरिक गतिविधियां इसमें सम्मिलित थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी की हत्या, ये जो गतिविधियां हुई इसके लिए कौन सा कानून लेके आया गया? 1985 ईस्वी में टाडा, और 1995 ईस्वी में इसे समाप्त कर दिया गया। फिर इसके बाद आता है पोटा यानी प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। ये 2002 में आया गया। अमेरिका में जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक हुआ और 2001 में भारतीय संसद पर हमला हुआ, इसके लिए यूपीए सरकार के द्वारा 2005 में लेके आए, समाप्त कर दिया गया इसे। कब आया था ये? 2002 में लेके आए। जब देखते हैं कि 2001 में भारतीय संसद पर हमला हो जाता है, अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हो जाता है, तो इस कानून को, पोटा कानून को लेके आया जाता है 2002 में। ओके, लेकिन होता क्या है कि 2005 में यूपीए की सरकार इसे समाप्त कर देती है। ऐसे ही कुछ एक्ट और हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं अस्फा, आर्मिड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंटिव एक्ट। अब इसकी कुछ आलोचनाएं भी हैं। पहली आलोचना क्या है? निवारक नजरबंदी कानून की कि लोकतांत्रिक अधिकारों के ये विरुद्ध है। लोकतांत्रिक अधिकारों के विरुद्ध है। ये अत्यधिक कठोर एवं सख्त होते हैं। ये मानव अधिकारों के भी विरुद्ध है, इसलिए इसका दुरुपयोग की संभावना अधिक होती है। मतलब किसी को भी नजरबंद कर सकती है गवर्नमेंट इसके तहत, तो इसके दुरुपयोग की संभावना आप जानते हैं कि अधिक हो जाती है। ये इस पार्ट में हम आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 22 तक पढ़ चुके हैं हम। तो हम आगे से जो है 23 से लेकर 35 तक अगले पार्ट में पढ़ेंगे। ओके, फिर हमारे मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स खत्म हो जाएंगे। फिर हमारा नीति निर्देशक तत्व चलेंगे। इज ओके।